दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे कोरोना के मार की। जी हाँ, कोरोना की मार एक और जहां पूरे विश्व में जारी है तो वहीं भारत भी इससे अछूता नहीं है। या हम यूं कहें तो कि अब यहाँ देश में केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो शायद गलत ना होगा। अभी पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो 5000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। इससे अंदाजा आप लगा लीजिए कि कितनी गंभीर चुनौती है भारत के सामने। और गंभीर चुनौती तब और हो जाती है जब लाखों यानी करोड़ों की तादाद में श्रमिक सड़क पर उतर चुके हैं, अपने घर जाने के लिए बेताब हैं। पुलिस उन पर लाठियां भांज रही है और तमाम तरीके से वो अपने घर जाने के लिए घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन पर पैदल चलकर, रेलवे ट्रैक पर पैदल चलकर, पानी में उतरकर, नदियां पार करके, जैसे लगता है कि कोई एक वो जंग लड़ रहे हैं, कोई एक युद्ध लड़ रहे हैं अपने घर तक पहुंचने के लिए, सिर्फ अपने घर तक पहुंचने के लिए। क्यों ये मजदूर अपने घर तक पहुंचने के लिए इतने बेताब हैं? क्यों वो घर नहीं पहुंच पा रहे हैं? सरकारें तमाम दावा कर रही हैं, तमाम वादे कर रही हैं कि वो कोशिशें कर रही हैं और उन्होंने पूरी सबके लिए खाना मुहैया करा दिया है, सबके लिए पानी मुहैया करा दिया है, सबके लिए क्वारंटीन के स्थान निर्धारित कर दिए हैं। इन सब के बावजूद भी सवाल ये उठता है कि आखिर ये मजदूर रुक क्यों नहीं रहे। और इन सबसे ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश में अब एक दिन में 5000 से ज्यादा केसेस हो गए हैं। ये सबसे बड़ी डरावनी और गंभीर बात है। लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है, आज से लॉकडाउन पार्ट 4 शुरू हो गया है और इसको देखते हुए तमाम चीजें खोल दी गई हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तमाम चीजों को खोलने का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन इन सबके बीच सामंजस्य कैसे बैठाया जाएगा, ये भी अब सबसे बड़ा सवाल मुंह बाय खड़ा हुआ है। कैसे होगा इंतजाम? अभी तक कुल 3000, 3500, 4000 केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन अब 5000 केस जब 24 घंटे में हो रहे हैं, इससे अंदाजा लगाइए कि क्या भविष्य में क्या हो सकता है। एक और बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि विश्व की एक सबसे बड़ी संस्था ने दावा किया था कि 16 मई तक भारत में 90% केस कम हो जाएंगे और 20 मई तक आते आते तो ये समाप्त हो जाएंगे। लेकिन क्या ये दावे और वादे हकीकत में ही नहीं तब्दील हो पाए? क्यों नहीं तब्दील हो पाए? क्यों ये झूठे साबित हुए? इन सब बातों पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और इसकी गंभीरता को समझिए, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। कोरोना की मार यूं तो पूरी दुनिया ही झेल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रकोप दूसरे देशों की तुलना में भारत में काफी कम रहा। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, दिनों के साथ कोरोना भी अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। कोरोना का असर भारत में भी तेजी के साथ दिखना शुरू हो चुका है। देश में कोरोना के मामले 96,000 के पार जा पहुंचे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 5000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक अब देश में कुल कंफर्म केस की संख्या 96,169 है। इसमें से 3049 लोगों की मौत हो चुकी है और 36,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी देश में 56,316 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कुराम सबसे ज्यादा है। यहाँ मरीजों की संख्या 33,000 के पार पहुंच गई है। मरने वाले लोगों की तादाद भी 1,198 तक पहुंची है। वहीं गुजरात में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 11,389 तक पहुंच चुका है, जबकि मरने वालों की तादाद 6,059 है। जैसे जैसे लॉकडाउन के बीच जरूरी कामों के लिए छूट मिलती जा रही है, वैसे वैसे कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तमिलनाडु में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। मंत्रालय के अपडेट के मुताबिक
अब तक यहां 11,224 केस की पुष्टि हुई है। इसमें 78 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या 10,054 है। इसमें 160 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच कुछ ठीक नहीं है। प्रवासी मजदूरों के पलायन के साथ राजस्थान में भी मरीज बढ़ रहे हैं, तो यूपी में पहुंचने वाले प्रवासी मजदूरों के चलते आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। राजस्थान में अब तक 5,202 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। इसमें 131 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 4,977 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें 248 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 4,259 हो गई है। इसमें 238 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। तस्वीर साफ है, छूट का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कोरोना भी लोगों को अपने जद में ले रहा है। ऐसे में अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो हालात काबू से बेकाबू होते देर नहीं लगेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, कोरोना की मार देश पर पड़ रही है और कैसे इससे निपटा जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब अपने मेहमानों से आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के पर आएंगे तो इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीरा, वेदेन प्रताप शर्मा, कुलदीप थी, लवण सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे
और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जी हाँ, देश में लॉकडाउन 4 आज से शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है और इस नई गाइडलाइंस के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया है कि वो अपने अपने स्टेट में अलग अपने नए किए कायदे कानून बना सकते हैं। क्या खुलनी है क्या बंद होनी है ये राज्य तय कर सकते हैं और 3 जोन की जगह 5 जोन कर दिए गए हैं। जो पहले रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन थे उनको बढ़ा करके 2 और जोन बढ़ा दिए गए हैं। अब राज्य सरकारें इन जोन में अपने अपने हिसाब से चीज़ों को चला सकती हैं। बस चलाने की अनुमति लेने के लिए दो राज्यों के बीच अगर ये बस चलनी है तो उसमें आपस में सहमति बनानी पड़ेगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश में कोरोना की महामारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर हरिराम जी हमारे साथ में मौजूद हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर हरिराम जी। पूर्व आईपीएस सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ में है। आपका भी स्वागत है डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी। और हमारे साथ में कांग्रेस के मदन मोहन शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है। आपका भी स्वागत है डॉक्टर मदन मोहन शुक्ला जी। और अब से कुछ देर बाद एक और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और हमेशा की तरह जैसा हम आपसे कहते हैं कि जब वो हमसे जुड़ेंगे तभी हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। सीधा रुख करेंगे डॉक्टर हरिराम जी का। डॉक्टर साहब, क्या मामला क्या है? ये केसेस एक दिन में 5000 का आंकड़ा पार कर ले रहा है। कितनी गंभीर चुनौती है और आज से देश में लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। देखिए, जिस तरह से हमारे देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है तो इसको आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। जबकि हालांकि सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी हमारे देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि अगर जब हमें सोर्स नहीं पता होता है इन्फेक्शन का जी, तब उसको हम कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। जैसे पहले पता होता है, जैसे कोई पेशेंट बाहर से आया है, उसकी ट्रेवल हिस्ट्री हुई है, कोई पेशेंट चाइना से आया है या उस देश से आया है जहाँ पर जो है कोई बीमारी होती है, तो ये पता चलता है कि क्योंकि उस देश में बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और यहाँ से आया हो, उस देश से आया हुआ है, तो अब हम तो ये पता कर सकते हैं कि बीमारी यहाँ से आई हुई है। लेकिन जब ये बीमारी देश में फैल जाती है तो बहुत सारे लोगों में फैल जाती है, तब उसको जो है जहाँ हम सोर्स ना पता कर पाएँ कि बीमारी कहाँ से आई। अब जैसे मसलन हम ये कह सकते हैं, जैसे सब्जी वालों को बीमारी हो जा रही है, फल बेचने वालों को बीमारी हो जा रही है, तो उसको ये हम नहीं पता लगा सकते हैं कि फल वाले को या सब्जी वाले को कौन सा ऐसा मरीज़ था जो कोरोना पॉजिटिव था और उसके कांटेक्ट में आया और उसको बीमारी हो गई। तो जब बीमारी कम्युनिटी फेज में आती है तब इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए जैसा कि पहले भी गाइडलाइन जारी की जा चुकी हैं कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार हाथ धुलें 20 सेकंड तक, तो ये सब चीज़ें करनी होती हैं। जी, आपने बड़ी गंभीर चेतावनी दे दिया है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब है कि देश एक खतरनाक रास्ते पर जा रहा है, बहुत गंभीर बात है। और ऐसे में लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। वो लॉकडाउन 4 में तमाम चीज़ों को रिलैक्स कर दिया गया है। तो क्या ये अभी सिचुएशन क्या बद से बदतर होने जाएगी? ये एक बड़ी बात है। हमारे साथ में पूर्व आईपीएस हैं सूर्य प्रकाश शुक्ला जी, उनका रुख करेंगे। जी सूर्य कुमार जी, क्या कहेंगे? विश्वकर्मा जी, आप और हमारे सारे दर्शक अच्छी तरह जान रहे हैं कि ये जो कोरोना का संकट देश पर ही नहीं सारे विश्व में आया है, इसमें सबसे बुरी तरह हमारे मजदूर भाई प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उनकी नौकरियां चली गई और एकाएक लॉकडाउन हुआ, उनको अपने घर तक पहुंच नहीं पाए और तरह तरह की उनको दिक्कतें का सामना करना पड़ा। फैक्ट्री मालिकों ने पूरा वेतन इसलिए नहीं दिया ताकि ये लौट के आए
और वेतन छुट्टी की अवधि का कहां तक वो भी देंगे जब काम नहीं होगा, आमदनी नहीं होगी, तो बड़ी विषम स्थिति उनके सामने आई। इसके अलावा होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस बिल्कुल चौपट हो गया। परिवहन सेवाएं, वायुयान, रेल, बस, ट्रक, इनकी सबसे बुरी स्थिति हुई है। फैक्ट्री मालिकों में भी खास तौर से जो कपड़े का काम, लोहे का काम, माइनिंग का काम कर रहे थे, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। अब मैं निवेदन ये करूंगा कि भारत सरकार, प्रदेश सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि कल्याणकारी कार्य करके जनता को राहत पहुंचाई जाए, लेकिन ये समस्या बहुत विशाल है। जैसे कि एक गूगल रिपोर्ट के अनुसार एक लगभग इंडिया में 40 से 44 करोड़ के बीच मजदूर हैं। अब इनके लिए लगभग 1250 करोड़ रुपए प्रति माह चाहिए अगर उनको हम रोजगार मनरेगा के अंतर्गत उपलब्ध कराने की कोशिश करें। तो जो अभी इंतजाम किया गया है उसमें बहुत अभी और बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तभी ये सब मजदूरों को काम मिल पाएगा। दो, एक जो बेरोजगारों की स्थिति है, शहरों में तमाम लोगों ने, जिनके होटल बंद हो गए, रेस्टोरेंट नहीं चल रहे, उन्होंने लोगों को छुट्टी कर दी। तमाम स्कूलों ने, तमाम अस्पतालों ने जो बंद पड़े हैं, प्राइवेट अस्पताल, उन्होंने छुट्टी कर दी है। इन सबको शहरों में भी हर वार्ड में एक शैक्षिक बेरोजगारों को हमें तलाश करके काम देने का, उनकी मिनिमम इनकम इंश्योर कराने का इंतजाम करना चाहिए। अब बचा क्या कि शारीरिक दूरी का पक्का इंतजाम पक्का करना जरूरी है, ताकि पता नहीं कोरोना कब तक चलेगा और कब तक हम लोग अपने लॉकडाउन करके बैठे रहेंगे अपने घरों को और अपने घरों में घुसे रहेंगे। अगर एक समय आएगा कि कोई टैक्स नहीं दे पाएगा तो सरकार के पास भी पैसे कहां से पहुंचेंगे, तो उससे सरकारी कर्मचारियों को वेतन कहां से मिल पाएगा, सारी व्यवस्था ध्वस्त होने लगेगी। तो शारीरिक दूरी का पक्का इंतजाम जो सरकार ने किया है, मास्क हर कोई लगावे, हर कोई दूरी रखे आपस की, और दफ्तरों का, दुकानों का, सब जगह सैनिटाइजेशन का पक्का इंतजाम, यानी कोरोना के साथ अब हम लोगों को जीना सीखना होगा। और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जगह जगह जो ये इसके लिए जो रिसर्चर्स हैं उनको चाहिए स्पेशल टेबलेट, स्पेशल टॉनिक, कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे और बढ़ जाए। तुलसी, लहसुन, काढ़ा, जो भी, उसका व्यापक इंतजाम, पब्लिसिटी और अवेलेबिलिटी करानी पड़ेगी। भविष्य के लिए रेजिडेंशियल फैक्ट्री बनाने की बात सोचनी पड़ेगी कि वहीं पे आदमी रहें और वहीं काम करें। ये जाने आने की बात दिक्कत तलब है। ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन टेलीमेडिसिन, ये सारी प्रक्रियाएं अब बहुत कॉमन होती जा रही हैं, इनको बढ़ाना पड़ेगा ताकि स्थायी रूप से हमारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाएं। ठीक है, आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपने उस पर कुछ नहीं कहा कि 24 घंटे में 5000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं और 96,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। बहुत तेजी से हम दुनिया में ग्राफ पर ऊपर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? उसका तो यही तरीका है कि बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट। जैसे ही ये खबर मिले किसी को खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह हो रहा है, तुरंत उसकी खबर, इसके लिए कोई इनाम योजना घोषित कर दी जाए कि जो खबर देगा उसको भी कुछ इनाम मिलेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा खबर मिले। और फिर गाड़ियां लगी रहे, एम्बुलेंसेस, वो ला के उनका ट्रीटमेंट तुरंत शुरू करा दे, ताकि पहली स्टेज में जो आ जा रहे हैं वो बच जा रहे हैं, जो लास्ट स्टेज में आते हैं वो उनके जीवन को खतरा हो जाता है। ठीक है, हमारे साथ में मदन मोहन शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मदन मोहन शुक्ला जी, एक और लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है, आज से पहला दिन है लॉकडाउन 4 का, और दूसरी ओर देश में मरीजों की, संक्रमितों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? देश की हालत बहुत खराब है। सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है, क्योंकि उसके पास कोई भी एक ठोस रणनीति नहीं है, ठोस कोई वो नहीं है कि कैसे हम लोगों को घर तक पहुंचाएं, कैसे जो लोग सड़कों पर मर रहे हैं कैसे उनकी व्यवस्था करें, कैसे लोगों को खाने की व्यवस्था करें, कैसे लोगों के इलाज की व्यवस्था करें। सरकार पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई है। आज हालत ये है कि 300 में तो पूर्ण लॉकडाउन करते हैं, और आज जब 1 लाख की स्थिति है तो आप खोलने का प्रयास कर रहे हैं हर जगह। कहीं शराब की दुकान तो खोल देते हैं, लेकिन चाय की दुकान नहीं खोलते। आज जो गरीबों की हालत है, मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसा कहीं अव्यवस्था देखने को नहीं मिली। सब सरकारों के पास हेलीकॉप्टर हैं, हेलीकॉप्टर से आप हवाई से निरीक्षण कर सकते हैं बाढ़ का,
हवाई निरीक्षण अपने मजदूरों का भी कर सकते हैं कि कहाँ पर लोग मर रहे हैं, सड़क पर चारपाई के किनारे बैठे हुए, फुटपाथ पर लेटे हुए हैं, वहाँ से आप खबर कराइए प्रशासन को, उनके पास एम्बुलेंस आ जाए, वो बच जाए। कहाँ पर भूसे की तरह किसी ट्रक में भरे हुए हैं, वहाँ पर उनके लिए बस की व्यवस्था कराइए। कहाँ पर लोग खाने के लिए मर रहे हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था कराइए। कहाँ पर लोगों के पैरों में छाले पड़े हुए, जूते चप्पल टूट गए हैं, उनके लिए उसकी व्यवस्था कराइए। आज पूरे देश में कोई भी व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। और मैं समझता हूँ, मैंने आज़ादी के पहले का दौर तो नहीं देखा है, लेकिन आज़ादी के बाद ऐसी दुर्व्यवस्था, ऐसे मजदूरों के साथ, ऐसी गरीबों के साथ अत्याचार, ऐसे गरीबों का जो दुर्दशा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। आज जो सामाजिक संस्थाएं अपने काम पे लगी हुई हैं, आज तमाम, मैं कहना चाहता हूँ, हर क्षेत्र जहाँ का सड़क आती है, कोई ना कोई सांसद का क्षेत्र पड़ता है। क्यों नहीं कि अपने अपने सांसद के क्षेत्र में लोग की गारंटी लेते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई मरने नहीं पाएगा, हमारे क्षेत्र में कोई भूख से नहीं मरने पाएगा। चाहे वो हाईवे हो, किसी का क्षेत्र में आता हो, चाहे कोई सड़क हो, चाहे कोई रेलवे की लाइन हो, किसी न किसी के क्षेत्र में आती होगी, लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में। उनको अपनी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए और सरकार को सहयोग करना चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि दलीय राजनीति से ऊपर उठकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हटा करके, जहां उनके सामर्थ्य के बाहर है, नहीं हो सकता है, वहां पर उनको चाहिए कि विरोधी दल के लोगों की मदद करें। कांग्रेस तैयार है कि हमको सूचना, हम बसें चलाने के तैयार हैं। हेलो, आवाज आ रही है? सब दल आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। अपनी बात रख सकते हैं आप पूरी। हेलो, जी आवाज, जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। सामाजिक संस्थाएं तैयार है। अगर आपके क्षमता में नहीं है, अगर आपके सरकार के क्षमता में नहीं है, सरकार नहीं कर पा रही है, विरोधी दल के लोगों से सहयोग ले। कांग्रेस ने कहा है कि हमें 1000 बसों की अनुमति दे, जहां हम बसें लाने के लिए तैयार हैं। सब दल के लोग तैयार हैं आपका सहयोग करने के लिए, खाना खिलाने के लिए। आप कहिए, आप हाथ उठाइए कि हम नहीं कर सकते हैं, आप मेरी मदद कीजिए। सब लोग तैयार हैं, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। अगर कोई मदद करना चाहता है तो उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। अगर राहुल गांधी ने जा करके जो लोग सड़कों पर निकले हुए बैठकर उनकी तकलीफ सुनने का प्रयास किया कि कैसे तकलीफ है, कैसा विधान हो सकता है, तो भारत की वित्त मंत्री उनका मखौल उड़ाती हैं। अरे भाई, आपको भी कुछ करना चाहिए। कह रही है कि बसें खड़ी हैं, उनको आने की इजाजत है। ठीक है, दोबारा से आएंगे आपके पास में। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी हम आपसे परिचय करा देते हैं। अमित त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता है। स्वागत है आपका अमित, और सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। क्या कहेंगे अमित? देश में लॉकडाउन 4 का आज पहला दिन है, लेकिन इसी के साथ साथ देश में पहली बार 24 घंटे में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। माफ करिएगा, 5000 से ज्यादा संक्रमित केसेस सामने आए हैं। देखिए प्रदीप जी, चिंता का विषय है और लगातार ये जो महामारी चली आ रही है, आज पहले की अपेक्षा, मैंने आपसे पहले भी डिबेटों में कहा है कि जो पहले टेस्टिंग जो कम रेशियो पे हो गई थी, आज पर्याप्त मात्रा में हो रही है। और आज पहले जो हमारे पास किटें नहीं थी, आज किट भी हमारे देश में बन रही है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में किट होने के बाद हम जांचें कर पा रहे हैं। तो जो संक्रमण हमारे देश में था वो धीमे धीमे बढ़कर निकलना और अच्छी चीज है कि वो आगे आ रहा, तो हम उसकी जांच करने के बाद उस पे इलाज भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा प्रदीप जी, ये महामारी केवल एक सरकार की या एक व्यक्ति की नहीं है, ये सबकी है, पूरे प्रदेश पूरे देश की है। तो यहाँ पर लोगों को न्योता या इनविटेशन देने की जरूरत नहीं है। सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे मजदूर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग के लिए काम कर रही है, और भी संगठन है जो निरंतर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों से, जो अभी ज्ञान दे रहे थे कि आखिर सरकार को उनमें अनुमति नहीं, जो संगठन काम कर रहे हैं क्या वो अनुमति लेकर काम कर रहे हैं? जो हाईवे पे खाना खिला रहे हैं वो क्या वो अनुमति लेकर? देखिए, ये अंतर आत्मा की चीजें हैं, लोगों को अपने आप आगे आना चाहिए। और मैं आपको बता दूं प्रदीप जी, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की इतनी चिंता कर रही हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र, पंजाब और जहां उनकी सरकारें हैं वहां क्यों नहीं बसें चलाई जा रही हैं? वहां बसें खड़ी हैं, वहां मजदूर पैदल क्यों चल रहा है? पैदल चलते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर क्यों पहुंच रहा है? देखिए, ये एक ढोंग और छलावा विपक्ष का है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और मैं फिर से आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, सरकार पूरी तरीके से तैयार है, कोई कमी नहीं है। मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि समस्याएं रहेंगी प्रदीप जी, लेकिन एक युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और एक अच्छा प्रयास, अच्छा कदम सरकार उठा रही है।
मैं एक चीज और कहना चाहता हूं प्रदीप जी, अभी तक चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, इनके अकाउंट में 41 करोड़ से ज्यादा लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा गया है। तो ये सब जो कदम सरकार उठा रही है सराहनीय। लगातार 10,000 से ज्यादा बसें और लगाई गई है सरकार की तरफ से कि लोगों को पैदल अपने घर तक ना जाना पड़े। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, महामारी है, बड़ी महामारी है, हमको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। 16.5 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर हमारे वतन, हमारे प्रदेश में आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, 16.5 लाख से ज्यादा आ चुके हैं, लेकिन अभी करोड़ों लोग आने का इंतजार कर रहे हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले डॉक्टर साहब का रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से कि क्या जांच बढ़ रही है इसलिए ये संक्रमित मरीज सामने निकल के आ रहे हैं, या जो लोग शहरों से पलायन करके गांव की तरफ जा रहे हैं उसकी वजह से बढ़ रहे हैं, क्या कारण है, ये जरा डॉक्टर साहब से समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इस पर चर्चा जारी रखेंगे। राजनीति भी चल रही है, उस राजनीति को भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे वादा किया था कि हम डॉक्टर साहब के पास आपको ले चलेंगे, उनसे स्थिति को समझेंगे। डॉक्टर राम जी, ये जो एक दिन में 24 घंटे में 5,000 से ज़्यादा संक्रमित केसेस आए हैं, ये जांचों का दायरा बढ़ने की वजह से है या जो श्रमिक अपने घरों में लौटने की कोशिश कर रहे हैं, संक्रमित हो गए हैं, महाराष्ट्र की बात करें या जहाँ की बात करें, उनकी वजह से है? प्रदीप जी, दोनों फैक्टर हैं इसके लिए जिम्मेदार। एक तो जो जांचें बढ़ रही हैं हमारे यहाँ, तो अभी तो जांचें RT-PCR मेथड से हो रही हैं, क्योंकि जो किट्स मंगाई गई थी, रैपिड टेस्ट किट मंगाई गई थी चाइना से, वो फाल्टी निकली, दोषपूर्ण निकली, जिसकी वजह से वो रैपिड टेस्टिंग किट जो है वापस कर दी गई, जिनको सारे राज्यों ने वापस कर दिया, यूपी समेत। लेकिन इसके अलावा कुछ राज्यों ने अभी साउथ कोरिया से मंगाई हुई है, वो किट जो है बेहतर रिजल्ट दे रही हैं। तो जो RT-PCR से टेस्ट हो रहा है उसमें रिजल्ट आने में 24 घंटे लग रहे हैं, और रैपिड टेस्ट किट से अगर हम जांच करते हैं तो 5-6 घंटे में रिपोर्ट आ जा रही है। तो जो RT-PCR से भी जब पहले टेस्ट कम होता था, अब लगभग 1 लाख टेस्ट पर डे हो रहे हैं। तो इसकी वजह से, क्योंकि जब टेस्ट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव मरीज आएंगे, तो इस वजह से भी मरीज बढ़ रहे हैं। और दूसरा वजह यह है, जो मरीज आ रहे हैं बाहर से, इन्फेक्ट हैं, उनसे भी संख्या बढ़ रही है। अच्छा, एक है जो, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं, जिन मरीजों में बेसिकली लक्षण नहीं होता है, कभी कभी कुछ मरीज ऐसे पाए गए हैं जिनमें से हल्की सी खराश आई और उसमें कोई सिम्टम नहीं हुआ, उसको खुद को नहीं मालूम है कि हम कोरोना पॉजिटिव हूँ मैं, तो ऐसे मरीजों से भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैली हैं। हालांकि प्रयास सरकार द्वारा, चाहे भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, प्रयास किए जा रहे हैं और जितना प्रयास सरकार कर सकती है कर रही है, लेकिन हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है, अगर कोई आदमी को लगता है कि वो संक्रमित है तो वो सरकार को बताए, फोन करे, CMO को फोन करे। दिक्कत ये अपने आप को, दिक्कत ये प्राइवेट में कराए तो 4,500 रुपया, सरकार में कराए तो वो वहाँ पर बता रहे हैं अभी इलाज उतना है नहीं, कहाँ जाए फिर? हमारे देखिए, एक चीज़ तो है, हमारे देश में जो करप्शन है जड़ तक बैठ गया है।
अब जैसा आप पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जो टेस्ट किट थी 225 रुपए की आई थी, 325 रुपए की, और कुल मिला के 345 रुपए का जांच हो रहा था, उसको आईसीएमआर ने 600 रुपए में खरीदने की, 1000 रुपए तक बेची गई भाई यहाँ पर, और 1200 तक की कहीं बेची गई। तो देखिए, एक इसके लिए तो हम हर आदमी खुद को जिम्मेदार होना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार हर चीज के लिए पीछे पड़े। देखिए, हमारा एक नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, तो सरकार की है, नैतिक कर्तव्य, विदेश से इंपोर्ट कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की, वो चेक एंड बैलेंस रखने की। लेकिन क्या हो, लेकिन उसमें उस केस में भी क्या आता है, एक प्राइवेट कंपनी से डील किया, उसके बाद सरकार को बताया कि उन्होंने, तब सरकार ने आईसीएमआर को कहा, आईसीएमआर ने 600 रुपए फिक्स किए। तो कहीं न कहीं एक हमारी खुलता ना, अगर हाईकोर्ट में दो कंपनियों में झगड़ा ना हो जाता, हाईकोर्ट ना जाता, तो वो कैसे ना खुलता, कैसे नहीं खुलता आता। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि खुद की हमें अपना नैतिक कर्तव्य समझना चाहिए कि खुद ईमानदारी बरतें, समझना पड़ेगा। और महामारी ये इस महामारी के दौर में प्राइवेट पैथोलॉजी वालों को अपनी कमाई छोड़ के कम से कम देश के हित में ये जांचें अपने कम मूल्य पे करनी चाहिए। मदन मोहन जी का रुख करेंगे। मदन मोहन जी, आपने कहा कि राजनीति नहीं करना चाहिए, आपकी बसें खड़ी हैं, उनको अनुमति नहीं मिल रही है। सवाल ये उठता है कि ये जितने श्रमिक और अप्रवासी है ना, एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर इनको साल भर सारी बसें और ट्रेनें चला दी जाए, तब भी साल भर में ये अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। करोड़ों की तादाद में, 80 करोड़ की तादाद है इनकी, इन मजदूरों की। नहीं, ऐसा नहीं प्रदीप जी, हम बहुत सहमत नहीं हैं। अगर ट्रेन बस चला दीजिए और उसके साथ साथ जब आप उनके कल कारखाने खोल रहे हैं, तो जो काम करने वाले काम पर चले जाएंगे, जिनको आना है मजबूरी है, जो निकाल दिए गए वही आ पाएंगे। अभी तो हालत ये है कि न उनके पास खाने को है, न उनको तनख्वाह मिल रही है, न उनको अपना खोली का देने के लिए पैसा है। पैदल चलते हैं तो पुलिस उनको मारती है जगह जगह। मदन मोहन जी, कहीं उनको यूपी सरकार की अगर हम बात करें तो अभी त्रिपाठी बता रहे थे 18 से 19 लाख अप्रवासी मजदूरों को यहाँ लाया जा चुका है, और हमारे सूत्रों के अनुसार अभी भी 26 लाख लोग रजिस्टर्ड करा चुके हैं। उसके बावजूद इन 26 लाख लोगों को लाने में ही कितना वक्त लगेगा, आपको अंदाजा है? लाया कम जा चुका है, अपने आप ज्यादा आ चुके हैं। इनके साधन से बहुत कम लोग आए हैं, लेकिन अभी भी उनकी न कोई जांच हुई है, न उनके कोई खाने की व्यवस्था की गई है। मैं फिर से सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो 2-3 महीने से जिनका काम बंद है, उनको खाते में पैसा कुछ डाला जाए, जिससे खा सकें, अपनी जीविका चला सकें। आज ये सरकार केवल बातों से काम चलाना चाहती है, कर्जा दे के काम चलाना चाहती है। कर्जा बाद में दीजिए, पहले उनको खाने की व्यवस्था तो कीजिए। मदन मोहन जी, आज ये सरकार हर मोर्चे पर, मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपया बढ़ा दिया गया, व्यवस्था पूरी चरमराई। इसके अलावा 500 रुपए, 1000 रुपए सबके झोली में डाले जा रहे हैं। कितना पैसा दे दे सरकार मनरेगा में? आज यही लोग जो मनरेगा का विरोध कर रहे थे, आज मनरेगा में पैसा बढ़ाया गया, अच्छी बात है बढ़ाया गया, लेकिन जब घर तक पहुंचेंगे तब तो काम कर पाएंगे। अभी जो लोग रास्ते में हैं, जो लोग भूखों मर रहे हैं, जिनके पैरों में छाले हैं, जिनके पिता, जिनके बच्चे मर रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं व्यवस्था करते? हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं देखते कहां पर लोग सड़क के किनारे बीमारी की हालत पड़े हुए हैं, कहां पर बसों में ट्रकों में ठूंस के आ रहे हैं? क्यों नहीं उसकी व्यवस्था की जाती? क्यों नहीं जिम्मेदारी सरकार कुछ लेती? अगर नहीं कर सकती है तो विपक्ष को कहे कि आप हमारी मदद कीजिए, मैं नहीं कर सकता हूँ, यहाँ है। हर जगह लोकसभा के क्षेत्र हैं, अपने सांसदों को लगाना चाहिए, अपने विधायकों को लगाना चाहिए, हर दल के भी लगाना चाहिए। जहाँ पर जो लोग हैं वो कम से कम यहाँ हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वो महाराष्ट्र के हैं कि गुजरात के हैं कि मध्य प्रदेश सरकार है। क्या आपके किसी मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे मैं कह रहा हूँ, चाहे महाराष्ट्र हो, मेरी बात सुनिए, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूं चाहे महाराष्ट्र हो, लेकिन देखिए सबसे अधिक लोग कहां मर रहे हैं? मध्य प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार। अरे महाराष्ट्र नंबर 1 पे, गुजरात नंबर 1 पे। आ रहा हूं आपके पास, अमित आपके पास ही आऊंगा। सवाल यह है कि मजदूरों को वापस लाने की आप कह रहे हैं कि किसको जरूरत पड़ी कि परमिशन लेने की? भाई बस चलाने की परमिशन तो देनी पड़ेगी ना।
बिना परमिशन के पास कैसे चलेगी? उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार है, गुजरात में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज जितनी दुर्घटनाएं हुई, जितने लोग पैसा जमा करके भेजा है, जितनी परमिशन मिली है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, कांग्रेस और भारतीय जनता, मैं चाहता हूँ कि ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, ये सरकार, ये देश भोजन कराइए ना, कितने लोग जा रहे हैं? कोई नहीं जा रहा है। मैं आपको दूसरी चीज प्रदीप जी बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, वहां की सरकार ने कितनी ट्रेनें मांगी? अगर राहुल गांधी गए, अगर राहुल गांधी सड़क पर लोगों से मिलने गए, प्रदीप जी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसमें 552 ट्रेनें प्रधानमंत्री ने अपने देश के गरीबों से हाईवे पर मिल सके? देखिए प्रदीप जी, साहस है वित्त मंत्री को मिल सके, गरीबों से उनकी बात सुन सके? क्या साहस है किसी मुख्यमंत्री का तो मिल सके अपने उसमें? मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूं, इनको चुप कराइए प्रदीप जी। देखिए मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं। मदन मोहन जी रुकिए एक मिनट, अमित की बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। प्रदीप जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आप कह रहा हूं, हमारी सरकार अरे उत्तर प्रदेश कहीं 26 लोग मर रहे हैं, कहीं 6 लोग मर रहे हैं, कहीं 12 लोग मर रहे हैं। में छाले की बात आई, उसमें भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो या सरकार हो, लगातार आप लोगों को, मजदूरों को, जिनके पास चप्पलें नहीं, उनको हवाई चप्पलें भी मुहैया कराने का काम कर रही है। देखिए प्रदीप जी, मैंने पहले भी कहा है कि समस्याएं हैं, खत्म नहीं होंगी इतनी जल्दी जी। अगर सवाल ये कि जब सब सारे सरकारें, राज्य की सरकार, केंद्र सरकार सब काम करी, मेरा फिर वही सवाल है, तो ये अप्रवासी मजदूर बाहर क्यों निकल रहे हैं? आज भी अहमदाबाद में पुलिस ने घर घर में घुस करके लाठीचार्ज किया मजदूरों के, अभी लेटेस्ट की घटना है। उसके पहले गाजियाबाद में लोग घरों पर से निकल चुके हैं, सड़कों पर पड़े हुए हैं, पुलिस आने जाने नहीं दे रही, तो वहीं सड़क पर बैठे जा रहे हैं। तो देखिए प्रदीप जी, जो प्रवासी, पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिया है कि कोई प्रवासी मजदूर जैसे भी बॉर्डर आता है तो उसको वहीं रोक लिया जाए, क्योंकि मजदूरों से हमारे मुख्यमंत्री जी, आप भी जानते हैं, लगातार कह रहे हैं कोई पैदल नहीं चलेगा, लेकिन कुछ लोग जो अराजक तत्व हैं वो लगातार उनको भड़काने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमारा पुलिस प्रशासन उनको वहां व्यवस्थित कर रहा है और उसके बाद उनको वहां से जो योजना है उसके तहत बसों में रख के उनको सही जगह, सुरक्षित जगह पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इस समय अराजक तत्व कहां से आगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्रदीप जी, आप इस तरीके की अराजक राजनीति जो हो रही है इस समय देश के अंदर, जिस तरीके से प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, राहुल गांधी जी जिस तरीके से मजदूरों के बीच में बैठ के राजनीति कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, उस जगह अच्छा होता कि वो कुछ उस जगह जाते, कुछ जरूरी सामान उन मजदूरों को मुहैया कराए। सवाल सुन लीजिए, जब तक आप जाएंगे नहीं तो आपको स्थिति का पता कैसे चलेगा? एक सवाल ये है कि देश के 550 सांसद उसके हैं, और अगर 250 और बाकी सांसदों को मिला तो ये सांसद हैं सारे कहाँ? क्यों ये बात बिल्कुल मौजूद उन्होंने कही कि क्यों नहीं हर सांसद अपने संसदीय इलाके में लोगों को भूख से मरने से बचा रहा है, क्यों नहीं उनको सहायता दे रहा है? प्रदीप जी देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से फिर कहना चाहता हूं, सरकार की योजनाओं को धरातल पे उतारने का कार्य किया जा रहा है, सांसद लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के तो सांसद सिर्फ एक ट्विटर पे केवल राजनीति करते हैं, जमीन पे वो नहीं उतरते हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से, मेरा एक सांसद बता दीजिए या एक क्षेत्र बताइए जहां भूख की शिकायत तो होगी, लेकिन उनको अगर भोजन की व्यवस्था एक भी सांसद कहीं सड़क पर दिखाई दिया? देखिए प्रदीप जी, हमारी जिम्मेदारी है किसी भी पार्टी जी, मैं आपको बता रहा हूं, बस्ती के सांसद हो, चाहे जगदीप पांग आपके डुमरियागंज से हो, ये लगातार सड़कों पर हैं। और मैं आपको बता दूं, टोल टैक्स प्लाजा पे वो लगातार सेवा करे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगातार कार्य कर रहे हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी के पास जी, आपने सारे लोगों की बात सुनी, सब लोग दावा कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा हम ही कर रहे हैं। सांसद आपको कहीं दिखाई दिए कि कोई हेल्प करता हुआ नजर आया आपको, जीत करके, या घर बैठ गए सब? भाई साहब, दिक्कत ये है कि इस प्रकार की प्रतियोगिता से कोई लाभ नहीं होगा कि सत्ता पार्टी के प्रतिनिधि जो हों वो कहें कि बहुत हो गया, और जो विपक्षी पार्टी के लोग हों वो कहें बिल्कुल बेकार। तो ये तो उसका एक ही लाइन आपको याद होगी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो सच बात यह है कि सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं, लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी सतर्क करना चाहता हूं कि एक बड़ा पुराना प्रशासनिक सिद्धांत होता है कि जितना ज्यादा रोक टोक करोगे व्यवस्था में उतनी नई कठिनाइयां पैदा हो जाएंगी।
इसलिए लक्ष्य हमारा आदर्श रूप में यह होना चाहिए कि कम से कम रोक टोक, जो प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम फैसिलिटेशन, कि लोक कल्याणकारी राज्य, यही तो हमारी परिकल्पना है राम राज्य की, कि जिसमें कोई भी व्यक्ति दुखी, दरिद्र और गरीब परेशान न रहे। तो मतलब यह है कि देखिए समस्या इतनी विकराल और बड़े स्तर की है कि आप बहुत ज्यादा रेगुलेट करके उसको हल नहीं कर पाएंगे। आपका एक ही तरीका होना चाहिए कि जैसे मजदूर जा रहे हैं तो जो सरकार ने किया कि उनको रोक के बस लगा के भिजवा दो, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने डंडा मार के भागाने का काम किया तो वो फिर नदी के रास्ते, ट्रेन के रास्ते इधर भागेंगे, आज अहमदाबाद में मरेंगे। आज अहमदाबाद में फिर घर मतलब जिन लोगों ने पथराव किया था, बिल्कुल आज उनके घरों में घुस कर उन पर लाठीचार्ज किया है। बिल्कुल। और एक और बात बताऊं कि अब गांधी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, अब उसका महत्व लोगों को समझ में आ रहा है कि गांव में ही लोगों को रोजगार दिया जाए, उसे स्वावलंबी बनाया जाए। ये जो ट्रिकल डाउन थियरी है कि बड़े फैक्ट्री मालिक जब अमीर होंगे तो उनके मजदूर थोड़ा सा अमीर होंगे तो वो अपने घर पैसा पहुंचाएंगे, ये थियरी इस देश में सफल नहीं है। यहां वही गांधी का मॉडल सफल है। मैं ये भी कहूंगा कि मेडिकल चेकअप की अभी व्यवस्था सड़कों पर, चौराहों पर कम है, इसको और सुधारने की जरूरत है कि रोक के चेक करो, अगर कहीं भी मेडिकल बीमार आदमी है तो उसको तुरंत अस्पताल भेजा जाए। आपसे एक सवाल सीधा मेरा ये कि क्या आपको किसी पार्टी का कोई सांसद सड़क पर नजर आया कि अपने संसदीय अब इसका बताऊं आपको, व्यक्तिगत रूप से काफी लोग प्रयास कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया देखिए तो व्हाट्सएप और फेसबुक भरी हुई है ऐसे लोगों से, राजनीतिक लोग भी, नहीं लोग हैं जो समाज सेवी भी अपना अपना डाल रहे हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, बहुत काम हो रहा है। लेकिन फिर वही बात कि समस्या आपकी बताऊं कितनी बड़ी है कि जैसे यूपी में 25 करोड़ की आबादी है तो 25 करोड़ में कम से कम 2 करोड़ लोग तो ऐसे ही हैं जिनको जरूरत है रोजगार की। अब 2 करोड़ लोगों को अगर महीने में आप 3,000 रुपए भी दीजिएगा तो 6,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन की आपको जरूरत है। अब महीने में आप 30 गुना कर दीजिए, यानी इतना बड़ी आबादी, इतना बड़ी समस्या, ये खाना खिलाने से पेट नहीं भर पाएगा। इनको स्थायी रूप से रोजगारों में लगाना पड़ेगा, जो कर रहे हैं, सरकार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ी अभी कार्रवाई और होनी चाहिए की जरूरत है। डॉक्टर हरिराम साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, एक विश्व की संस्था ने दावा किया था, बड़ा वादा किया था और पूरे विश्व के लिए दावा किया था कि, और इंडिया के लिए जो दावा किया था कि 16 मई तक यहाँ पर 90% केसेस समाप्त हो जाएंगे और 20 मई आते आते 100% यहाँ पर कोरोना जो संक्रमण है करीब करीब खत्म हो जाएगा। ये अलग बात है कि वो जुलाई और में दोबारा से निकल करके आएगा। तो क्या लगता है कि ये दावे और वादे तो सब झूठे साबित हो गए? हाँ, निश्चित तौर पे दावा झूठा है। जो मेरा जब भी देखिए, इंडिया में तो सबसे बड़ी बात है जो पॉलिसी डिसाइड करते हैं डॉक्टर्स नहीं करते हैं जी। नहीं, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, ये दावा विश्व की एक संस्था ने किया था। मैं इंडिया के मतलब कंटेस्ट में बात कर रहा हूँ जी। आप जहाँ भी देखिए, अभी टीवी पे भी देखिए, IAS ब्यूरोक्रेट्स ही बैठे हैं, तो कम से कम इंडिया में एक है जो सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है या मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं, उनको पैनल में रखना चाहिए कि वो डिसाइड करें क्या स्ट्रेटजी होगी। यहाँ तो हर चीज़ ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड करता है। तो अगर अभी आप US में देखिए तो प्रेसिडेंट ट्रंप के बगल में डॉक्टर वो जो होते हैं मेडिकल चीफ खड़े होते हैं। यहाँ हमारे यहाँ के जो IAS होते हैं ना सर, वो पहले डॉक्टरी करके ही आते हैं। नहीं, उसमें तमाम आप देखिए 50% जो IAS होते हैं वो 48% इंजीनियर होते हैं, 2% डॉक्टर होते हैं जो IAS बनते हैं। तो वो डॉक्टर होते हैं ना ऑलरेडी। नहीं, अभी आप पूरा परफेक्ट होते हैं। नहीं, परफेक्ट की बात नहीं है, ज्यादातर आप देखिए ऐसे नहीं है जो फैक्ट है जी। तो देखिए, अभी जो जिस तरह से ट्रांसमिशन हो रहा है उस हिसाब से तो अभी पीक अभी आया नहीं इंडिया में। तो पीक आएगा उसके बाद जो है केसेस स्लो होते हैं। एक टर्म होता है हर्ड इम्यूनिटी जी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है जब कोई बीमारी झुंड में जब लोग निकलेंगे और वो अपने नहीं, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है एक हर्ड मतलब होता है झुंड में जब मैक्सिमम लोगों में बीमारी हो जाती है, तब अपने आप जब 65% या 60% लोगों में बीमारी हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस पर हम लोग लगातार चर्चा करते रहे हैं, हर्ड इम्यूनिटी आज तक विश्व में कभी सक्सेस नहीं हुई है। लेकिन देखिए, 2 ही तरीका है जी। या तो इम्यूनाइजेशन हो, जो
इम्यूनाइजेशन में अभी मेडिसिन आई नहीं है, वैक्सीन आई नहीं है। और अगर मेडिसिन या वैक्सीन आ भी जाए आज की तारीख में, तो भी पूरे विश्व को लगाने में कम से कम 2-2.5 साल लग जाएंगे। 7.8 अरब की आबादी है विश्व की। वो बात ठीक है, लेकिन जो दो बीमारियों के लड़ने के दो तरीके हैं, या तो हर्ड इम्यूनिटीज है, या तो जो है वैक्सीनेशन किया जाए। तो देखिए अभी कंट्री जैसे जर्मनी है, जर्मनी में पीक आके खत्म हो गया है, वहाँ नाम मात्र के केसेस रह गए हैं। साउथ कोरिया में है, इन दोनों कंट्रीज में हर्ड इम्यूनिटी आके बीमारी लगभग खत्म हो चुकी है। सेम चीज इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में लेकिन ब्राजील की बात बता दीजिए। ब्राजील ने खुला छोड़ दिया था, आज वो भुगत रहा है। ब्राजील में बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्राजील में भी एक टाइम, ब्राजील ने कहा था हमको कल मरना तो हम आज मर जाए, और उसने लॉकडाउन नहीं किया, वो खामियाजा भुगत रहा आज। ब्राजील में अब ये तो होगा, इंडिया में भी सेम चीज हो रही है। इंडिया में कंट्रोल किया गया, लेकिन इंडिया में भी आप जिस तरह से कंट्रोल किया गया, जो पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए वो नहीं हुई। अब बाहर निकाले, ठीक है डॉक्टर, बाकी आपके पास समय कम बचा है मेरे पास। मदन मोहन जी, आखिर ये जो संक्रमण बढ़ रहा है ये रुकेगा कैसे? जी देखिए, संक्रमण रोकने के लिए सरकार का कोई ठोस प्रयास तो नहीं है ना। वो अभी तक जिसको जहाँ जैसे बैंकों में कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो कम से कम बैंकों को पूरा टेस्ट कर ले कि वहाँ पर अगर कोई संक्रमित है तो उसको अलग कर दे, जिससे निश्चिंत होकर वहाँ कोई जा आ सके। जो सेक्टर आपने खोले हैं, पहले उनकी पूर्ण रूप से जाँच करा करके उनको निश्चिंत करते हैं कि हाँ ये पार्ट, इसमें 90% 99% लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसमें कोई संक्रमित नहीं है। अभी तो सब हाथ पाथ चल रहा है। और मैंने जैसे आपने कहा ना, पिछली जब बैठा आपके मैं चैनल पे आया था, तो उन्होंने 8 घंटे की जगह 12 घंटे मजदूरों कर दिया था। हमारे भाजपा के मित्र उसको बड़ा जस्टिफाई कर रहे थे। आज उसी को फिर 12 घंटे से 8 घंटे वापस लेना पड़ा। आज इनकी ना कोई अर्थशास्त्री से राय लेता है अर्थव्यवस्था के लिए, ना कोई बड़े जो वैज्ञानिक हैं या उनसे कोई राय लेते हैं। आज चाइना ने कंट्रोल कर लिया, तमाम मुल्कों ने कंट्रोल किया। वहाँ पर आपसे बात करके कैसे हमको कंट्रोल करना है, उस रास्ते पर हमको चलना चाहिए। आप कौन कौन से सेक्टर खोलते चले जा रहे हैं जहाँ पर भीड़ आती है। जैसे शराब के ठेकों से इतनी भीड़ आई, उसकी कोई इंतहा नहीं। आपका जो गरीब आदमी, मजदूर आदमी है, जिसका विश्वास सरकार को उठ गया है, आज उसको घर पहुँचने के लिए, उसको पहुँचने के लिए साधन नहीं मिल पा रहा है, आज उसको खाना नहीं मिल पा रहा है, आज उसके ऊपर आप लाठियां बरसाते हो। तो आज आप गाड़ी चला नहीं रहे, वो पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा है, डीजल नहीं खर्च हो रहा है, 70% कमी हो गई पेट्रोल डीजल की। देखिए, इसको वैज्ञानिकों को सहयोग लेकर के इसकी देखिए, पेट्रोल डीजल की खपत की कमी हो गई, लेकिन इन्होंने रेट तो बढ़ा ही दिया है। दुनिया भर 0 रेट हो गया, रेट तो बढ़ा ही रखा है, उसमें कोई कमी कर नहीं रखी है। ये जरूर है कि प्राप्ति है, इसको मिलकर के सामना करना है, लेकिन हम बीमारी के लिए गंभीर नहीं है। कैसे आज भी इनको रूट नहीं मालूम है, कैसे बीमारी आ रही है, कैसे फैल रही है, कैसे इसको रोका जाए। अमित त्रिपाठी बताएंगे। मैंने कहा ना इन्होंने अभी प्रॉपर किट की व्यवस्था की। अभी डॉक्टर तक संतुष्ट नहीं है जो काम कर रहे हैं, जान हथेली पे काम कर रहे हैं। आप अपने पूरी तरह से ना डॉक्टर का सहारा ले रहे। ठीक है मदन मोहन जी, जी सुन लीजिए, आप बताइए अमित त्रिपाठी भाई। देखिए प्रदीप जी, बहुत हंसी आती है कि कांग्रेस ने इस देश पे राज किया हुआ है। नहीं, ये इनके यहाँ तो बिना पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री बन जाता है, जिसको अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं होता और शास्त्री होता है। अरे आपका रिजर्व बैंक का गवर्नर था, उससे पूछना चाहिए था, भूतपूर्व गवर्नर से पूछना चाहिए था। बता दिया कि सरकार ने बढ़ा दिया, लेकिन जो रोजाना घरों में यूज होगा सिलेंडर, उसके 190 रुपया घटा दिया, वो नहीं बताएंगे। क्योंकि देखिए कांग्रेस की, देखिए मैं आपको बता दूं प्रदीप जी, ये जो कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस है वो कांग्रेस और विपक्ष की जो ये नकारात्मक सोच है वो है। मैं आपको बता दूं प्रदीप जी, अगर आज इस महामारी में विपक्ष भी सरकार के साथ ईमानदारी के साथ खड़ा होता और अच्छे सुझाव के साथ सरकार के साथ आता, तो ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं सुनती। सरकार ने हर मुख्यमंत्री, चाहे फिर किसी भी पार्टी का हो, सबकी बात सुन के ही कोई डिसीजन लिया है। सरकार ने अकेले कोई निर्णय नहीं लिया है, वो आप भी जानते हैं। लगातार सरकार चिंता करती चली आ गई है। प्रदीप जी, समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये अपना घर देखेंगे नहीं, ये मजदूरों पर राजनीति करेंगे, लेकिन मजदूरों के लिए इन्होंने किया क्या वो नहीं बताएंगे। विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस देश में कि वो मजदूरों के लिए कुछ करे। प्रदीप जी,
मैं कहना चाहता हूं कि मैं पूछना चाहता हूं कि आप 1000 बसों की अनुमति मांगी, अच्छी बात है, सरकार को चलानी भी चाहिए, अगर सरकार दे सकती है तो देनी भी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर उन राज्यों की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं जहां इनकी सरकारें हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस है, वहां इनके मुंह नहीं घूमते हैं, वहां के लिए एक भी ट्वीट, वहां की चिंता क्यों महाराष्ट्र की जनता ने इनको वोट नहीं दिया है। केवल उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के ऊपर जिस तरीके से प्रहार कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बता दूं प्रदीप जी, ये लोग इतने भयभीत है, 2022 का चुनाव सोच रहे हैं, आज कोई जमीनी स्तर पे इनके पास मुद्दे नहीं बचे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से गरीब, शोषित, वंचित और मध्यम वर्ग के लिए, किसान के लिए जो योजनाएं और जो कार्य कर दिए हैं, वो इन लोगों को सोचना समझने पे मजबूर है कि आखिर हम लोगों से बेहतर कैसे हो गया, और हमारे पास चुनाव में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा प्रदीप जी, ठीक है, इनके आका कहा करते थे कि 100 पैसा भेजो तो 10 पैसा पहुंचता था। नहीं तो प्रदीप जी 30 साल पुरानी बात है भाई, हम कब तक लगेंगे? छोड़ दीजिए उसको यार, आज भी सुन लीजिए। अरे सुनिए एक बात, आप डीबीटी की बात कर रहे हैं, आप करें डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा पहुंचा रहे हैं, खबर ये आ रही कि उसमें भी धांधली हो रही है। जी मैं एक चीज, धांधली हो रही है उसकी जांच होगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं 41 करोड़ जिन खातों में गया, क्या उसमें कोई धांधली हुई? हाँ। उसमें सीधा पैसा गया, बीच में कोई बिचौलिया नहीं था। ये पहले सरकारों में क्यों नहीं किया? पहले मजदूरों, मध्यम वर्गों का हक मारने का काम करते थे। पैसा निकालने के लिए पैसा ले रहे हैं। बहुत समय खत्म हो गया आपका, आएंगे सूर्य प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सूर्य प्रकाश जी, मैं ये कह रहा हूं भाई साहब कि ये इस मामले में जो ये बार बार उनको कमी दिखती है विपक्ष को, और सरकार के पक्ष को बहुत अच्छा सा हरियाली दिखती है, इसका समाधान ये है कि विपक्ष को भी सकारात्मक सुझाव देने चाहिए, और सरकार को भी चाहिए कि उनको भी, जैसे एक होता है वर्किंग स्पेस, कि उनको भी काम करने का कुछ अवसर दे दीजिए, 2-4 बार कुछ उनको भी कमेटी में बुला के राय मशविरा कर लीजिए, ताकि उनको ये न लगे कि हमसे तो कोई राय मशविरा ली ही नहीं जा रही, हमको पूछा ही नहीं जा रहा। ये ठीक बात। तो उससे ये जो विरोध की बातें हो रही, क्योंकि देखिए देश के जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वो सारे देश के होते हैं, सारे प्रदेश के होते हैं, तो ये बातें विरोध और प्रतिरोध ये तभी उठता है जब कोई अपने को उपेक्षित महसूस करता है। तो उपेक्षित न महसूस करे, वो भी, उसको भी इस महामारी के युद्ध में शामिल कर लिया जाए, ये सरकार के लिए भी बुद्धिमानी होगी। और दूसरी तरफ प्रतिपक्ष को भी चाहिए कि बजाय आप बुराई और आलोचना करने के सकारात्मक सहयोग और ये रास्ता बताए, उससे ही आपको भी जनता में अच्छी छवि बनेगी कि अच्छे सुझाव दीजिए कि ये कर लिया जाए तो इससे और बेहतर होगा। क्योंकि देखिए ये महामारी पहली बार आई 100 साल में, तो सरकार में, प्रशासन में बैठे हुए भी लोग इसका पूर्व अनुभव उनको नहीं था। ये इसलिए दोषारोपण डायरेक्ट कर देना बहुत आसान है। हाँ। और प्रयोग करके ही आदमी सीखता है, ये संयोग से पहला प्रयोग है। बिल्कुल। और जहां तक साउथ कोरिया वगैरह की बात है, आप सब जानते हैं कि वहां बहुत सख्ती से दबाया गया, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी भी एक सीमाएं होती हैं कि बहुत ज्यादा जनता को आप रेगुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। और एक बात रह गई थी, जी जल्दी से बता दीजिए कि जल्दी से हमें ये बता दीजिए कि श्रमिकों का ये हल कैसे निकलेगा, क्योंकि जितने श्रमिक हैं उनको लाने में अगर पूरी बस, पूरी ट्रेनें लगा दी जाए तब भी साल भर में पूरा नहीं होगा। जल्दी से इसका एक क्रम से कर लीजिए कि 26 लाख जैसे पंजीकृत हैं या बहुत ज्यादा होंगे, 1 करोड़ होंगे, तो बेस्ट रहेगा कि सारी ट्रेनें लगा दी जाएं और जो प्राथमिकता, जो घर जाना चाहते हैं उनको भेज दिया जाए, ताकि ये समस्या एक बार खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो कुल मिलाकर मामला यही है कि एक और लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है, आज उसका पहला दिन है और तमाम चीजों में रियायत देने की बात की गई है। केंद्र सरकार ने तमाम रियायत दे दी है और राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है कि वो अपने अपने राज्यों में अपनी तरीके से छूट दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, अभी तक जब 4000 केसेस आते थे तो लगता था बहुत ज्यादा केसेस हो गए, लेकिन अब 5000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं 24 घंटे में। ऐसे में ये सोचने पर ये हमको मजबूर कर रहा है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं और हमको करना क्या पड़ेगा, कैसे हम इससे निपट पाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में